बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 10 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान का फौजी जनरल कब इक़्तिदार से नीचे आएगा, एक एक्सक्लूसिव स्टोरी और फैक्ट्स एंड फिगर आपके सामने रखते हैं कि ये निज़ाम महीनों नहीं दिनों की बात है। ये गया एक मज़दा ड्राइवर की खुदकुशी, हुकूमत से तंग आकर उसने जो अपनी जान ली है, वो स्टोरी आपके सामने रखेंगे। सुनने के बाद चैलेंज है, कोई आदमी रात को चैन की नींद नहीं सोएगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का घर आज अमीनुद्दीन खान को अलाट हुआ है और सदर जरदारी जो पाकिस्तान की आर्मी की पसंद है, यूनिवर्सिटी रोड 3 अरब रुपए का वो 13 अरब रुपए में बना रहे हैं। इस स्टोरी के बाद भी अगर हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट की आंखें नहीं खुलती तो फिर हमारे पास और कोई टीका नहीं है जो लगाएं और इनकी आंखें खुल जाएं। तो सबसे पहले पाकिस्तान का फौजी जनरल, लेकिन वो स्टोरी जिसने दिल हिला दिया है। मरियम नवाज जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पसंद है, पंजाबियों के सर के ऊपर एक नाजायज तरीके से इसको मुसल्लत किया गया। सारे पैसे इस औरत ने अपने इश्तिहारों पर और अपने जो मशहूरी है उस पर खर्च कर डाले। जब खाने को कुछ ना बचा तो लोगों की चमड़ियां उधेड़ने के लिए इसने एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम क्या है कि जो कोई भी सड़क पर आएगा उससे पैसे लिए जाएंगे। यूं जो डकैतियां शाम के वक्त खेतों में और छोटे रोडों पर होती थी, अब वही डकैतियां ये पंजाब की पुलिस और ये जो ट्रैफिक पुलिस है वो कर रही है। एक मज़दा ड्राइवर है जो दुनियापुर से चलता है। जी हाँ, वो जब गुजरांवाला के करीब पहुंचता है तो उसको ट्रैफिक वार्डन रोक लेता है। वो नीचे उतरता है, अपने सारे कागज दिखाता है और इसी दौरान ये जो जालिम है वार्डन, ये उसका 15,000 रुपए का चालान काट देता है। वो रोने लगता है, वो उसके पाँव को हाथ लगाता है, उसकी दाढ़ी को हाथ लगाता है, उसे अल्लाह, रसूल, हज़रत फातिमा ज़हरा, इमाम हसन हुसैन और सारे जितने भी नबी और औलिया के नाम उसको आते थे, उसने उनके तरले और उनके वास्ते देने शुरू कर दिए। उसने उसे ये भी कहा कि आज 5 दिनों के बाद वो काम पर निकला है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका मज़दा किराए का है और वो अगर पैसे मज़ीद ना बचा सका तो उसके सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ये बर्बाद हो जाएगा। खुदा के लिए थोड़ा थोड़ा कम कर दो, मेरी इतनी शक्कत नहीं है। वो कितना मजबूर होगा सामीन, जो अपनी इज्जत नफ्स को साइड पर रखकर चंद हजार रुपयों के लिए उसके पाँव को हाथ लगाना चाहता था और लगाए, लेकिन उस बेरहम को जिसके बाबे, जिसके ऊपर मरियम नवाज और नून लीग जैसी हुकूमत हो, उनको भला कहाँ तरस आता है। तरस आता तो यूं एक जीती जागती हुकूमत को ख़त्म करके लुटेरों की तरह इस मुल्क पर काबिज हो जाते। जी है ना बात सोच की। चलो जी, जब चारों शाने वो मायूस हो गया तो उसने उसकी गाड़ी में कुछ जहरीली गोलियां पड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला, वो अपनी गोलियां निकाली और वार्डन के सामने उसने फक्का मारा और अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर डाली। अभी ये स्टोरी इधर ही है, हॉरिबल करैक्टर। अब देखिए, वो आदमी चंद ही मिनटों में वो मौत की आगोश में चला जाता है। ये वार्डन भागता नहीं है बल्कि डिठाई के साथ खड़ा हो जाता है और फिर इस मज़दा को, इस मैयत को लेकर थाने चला जाता है। अब वो मैयत जो है वो तो उसके हवाले कर दी जाती है लवाहिकीन की, लेकिन वो 15,000 रुपए जो ट्रक था जिसका जुर्माना था, वो अभी भी खड़ा रहता है। हुकूमत कहती है कि बंदा चला गया लेकिन ट्रक नहीं जाएगा जब तक 15,000 रुपए जमा नहीं करवाया जाएगा। अब आप खुद सोचिए, गरीबों के लिए 15,000 रुपया माफ करने को हुकूमत तैयार नहीं है। एक बंदा चला गया और इसी मुल्क में, इसी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा सदर जरदारी, हम आपको बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर कैसे जाएगा और ये इंटरलिंक्ड है और इंटरकनेक्टेड कहानी है।
3 अरब रुपए का यूनिवर्सिटी रोड कॉन्ट्रैक्टर कहता है, ठेकेदार कहता है हम बना के देते हैं। कितने में? 3 अरब रुपए में। और यही जो सदर जरदारी है, ये जो पीपल्स पार्टी है, जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। 9 मई के वो लोग तो गद्दार हैं जिन्होंने बकौल एस्टेब्लिशमेंट के जो मूर्तियां थी उनके साथ छेड़खानी की है, लेकिन जो जीते जागते इंसानों की रूह खींच रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, उनके बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं, ये लोग मुहिब वतन है। आज तक इस मुताला पाकिस्तान की ना हमें समझ आई है, ना बावजूद कोशिश के हम इसको समझ पाए हैं। यूनिवर्सिटी रोड ठेकेदार कहता है 3 अरब रुपए में बना कर दूंगा, और ये मुहिब वतन जो सदर है, इसकी जो जमात है, जिसके बगैर नींद नहीं आती इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को, वो 13 अरब रुपए में यही रोड बना रही है। अब आप खुद सोचिए, एक रोड में 10 अरब रुपया। अब 10 अरब रुपए को एक साइड पे रखिए, आंखें बंद कीजिए, और 15,000 रुपए का वो जो चलान है जो गुजरांवाला की हदूद में हुआ है, इन दोनों को रखिए और अल्लाह के रसूल को अपने सामने, उनके सामने आप खड़े हो जाइए हाथ बांधकर, तो दरबार मोहम्मद में या दरबार खुदा में आप किस तरह अपनी बख्शिश करवाएंगे कि इस करप्शन और इस हालात के बावजूद भी आप खामोश बैठे रहे। क्या आपकी बख्शिश होनी है? क्या आपसे अल्लाह नाराज होगा? क्या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश होगा या नहीं होगा? इस चीज़ का फैसला अब आपने करना है। अब ये आपने देख लिया सोशल इनजस्टिस की, तो फिर पाकिस्तान का फौजी जनरल, उसके 2 ही पसंदीदा है ना जी, जिनकी टीम बनाई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी। ये इन दोनों की कहानी है, दोनों जालिम हैं। तो दोनों जब अपनी कदर खो चुके हैं, तो अब आप खुद बचाइए। किस तरह जनरल आसिम मुनीर इस मुल्क पर रूल करेगा? कौन सी टीम वो बनाएगा और कौन सा नारा लगाएगा? कल आपने स्पीचें सुनी हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई एक आदमी बता दें जो इस सिस्टम से खुश हो। अब हद तो ये हो गई है कि लोग अपने आप को गालियां देना शुरू हो गए हैं। याद रखियो पाकिस्तानियों, ये मजलूमियत की सबसे निचली दर्जा होता है मजलूमियत का, कि जब कोई शख्स जालिम को गाली देने की बजाय अपने आप को गालियां देनी शुरू कर दे, तो वो डायरेक्ट अपने रब की हदूद में, अपने रब के दरबार में खड़ा होकर अपनी जो बेबसी है वो जाहिर करता है। लाखों की तादाद में सोशल मीडिया पर जो वीडियोस हैं वो वायरल हैं, जिसमें लोग FIR के डर से इनको गाली नहीं देते, बल्कि अपने और अपने बच्चों को गालियां दे रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए, इस सेटअप की जिंदगी कितनी होगी। PTI के लोग कहते हैं कि हमें कहा गया है कि आप सितंबर तक रुक जाइए, सितंबर के बाद हम इन हुक्मरानों को फारिग कर देंगे। मैंने कहा वाह वाह, क्या बात है लॉलीपॉप्स की भी। अगले महीने नहीं, अगले हफ्ते वो NFC बना रहे हैं। अरे भाई, सूबे तकसीम करें। अरे भाई, खुदा का खौफ करो। अरे जब हुक्मरान ही आपने गलत चूज किए हैं, तो 4 सूबों की बजाय आप 34 सूबे बना लें, तो क्या फर्क पड़ना है? जब मैं करप्ट आदमी हूं भाई जी, तो मैं किसी भी जिले में चला जाऊंगा, मैंने करप्शन ही करनी है ना। यहां मैं 3 को लूटता हूं, वहां मैं 15 को लूटूंगा। तो 2 हुक्मरान अगर आपने गलत बिठाए हैं, तो सूबे ज्यादा बनाएंगे, तो आपने कौन से आसमान से लेके आ जाने? तो सारे के सारे इन्हीं लोगों में से आएंगे ना। क्यों? आपने वो सिस्टम ही नहीं डेवलप होने दिया, जिस सिस्टम से कुछ ना कुछ अच्छे लोग ऊपर आ जाएं। जब इस किस्म के इंतखाबात आप करवाएंगे कि मोहर लगे बल्ले को और नतीजा निकले शेर का, तो भाई अल्लाह ताला इससे नाराज है आप लोगों से। इनकी मनुसियत देखें, जिस भी प्रोजेक्ट में ये हाथ डालते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से वो बैठ जाता है। कल इसहाक डार का जो बेटा है अली डार, वो कहता है कि ये मरियम नवाज 18 घंटे काम करती है।
अब पता नहीं इन्होंने वो 18 घंटे का काम किसको समझ रखा है। ये क्या करती है 18 घंटे, कोई बात है भला, इसका क्या कसूर। इसका बाप साइकिलों की पंचर लगाता था, फिर इनका रिश्ता तय हो जाता है, फिर ये पाकिस्तान के अरबपतियों में शुमार हो जाते हैं, फिर इनका फौज में जैक लगता है। मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशनल स्टेटमेंट के बावजूद इसको सजा नहीं होती, ये बहर रहता है। 5 साल ये मजे लूटता है इसका बाप, 5 साल बाद तनख्वाह भी मिलती है, मराहत भी मिलती है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है। तो इन लोगों का क्या है, इनके चेहरों पे आप देखें ना, लालगी देखें, और अपने बच्चों के मुंह पर देखें, आपको पीलक नजर आएगी, पीलक। 95% पाकिस्तान के बच्चों का जो रंग है वो इस वजह से ब्लैक हो गया है कि उनको प्रॉपर खुराक नहीं मिल रही। किस दुनिया में रहते हो। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों में यूनिसेफ कहती है कि सीसा, अरे सीसा पत्थर है, वो आपके बच्चों के जिस्मों में जा रहा है, आपके बच्चों को कैंसर हो रहा है कोई? एक आदमी लोगों के लिए सोचता था जिसका नाम इमरान खान था, उसी ने हॉस्पिटल बनाए। इन्होंने हॉस्पिटल पे कब्जे किए। कब्जे करने वालों से याद आया, आज पाकिस्तान का एक साइंसदान हुआ करता था, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। उसने ना पाकिस्तान को एटम बम बना के दिया था। उसका इस्लामाबाद में एक घर था। ये घर उसके मरने के बाद खाली हो गया। उसकी एक बेटी भी है, या उसकी बेवा भी है। अगर यह हुकूमत चाहती तो उस घर को कौमी विरसा करार दे सकती थी। जी हाँ, जिस घर में इतना अजीम आदमी कुछ साल नहीं कई साल जिंदगी बसर करे, तो उसका लिखना पढ़ना, उसकी लाइब्रेरी, उसका जो स्टाइल, उसके कुर्ते, उसके कपड़े, उसके जूते, उसकी पेन, उसकी किताबें बच्चों और स्टूडेंट्स को दिखाई जाती कि आओ मेरे बच्चों देखो, यहाँ पर आपका वो अजीम आदमी रहता है जिसने हमें हिंदुओं से बचाया, जिसने हमें काफरों से बचाया, जिसने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया, और दुनिया की 7वीं एटमी पावर बनाने वाले का ये घर है, यहाँ पर वो रह के गया है। तो इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने 7 साल उस घर में उसको कैद रखा। ये इज्जत अफजाई हो रही है इस मुल्क के लिए काम करने वालों। हर रोज हम ये बताते रहेंगे, जब तक आप बेशक तंग आ जाएं, लेकिन ये हम बच्चों को बताते रहेंगे। 7 साल तक इस घर में वो कैद रहता है, उसकी बेटी से मुलाकात बंद करवा दी जाती है। आज उसके मरने के बाद ये घर पाकिस्तान के नए जस्टिस काजी अमीनुद्दीन को दिया जाता है, अलाट कर दिया जाता है। वो अपने अहलो अयाल समेत इस घर में दाखिल हो जाता है। पता नहीं रात को वहां पर उसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की रूह जब मिलेगी तो क्या उसे सवाल नहीं करेगी कि जिस ड्राइंग रूम में तुम ठंडे एसी के मजे ले रहे हो जय साहब, मैं इसी कमरे में मैं कैद रहा हूं। वक्त मिले ना तो कभी गहराई में जाकर हमारी बातों को सोचा जरूर करो। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जैसा चलता है चलाई जाओ। आगे आप एक और हम आपको स्टोरी सुनाते हैं। पाकिस्तान के एक फौजी जनरल था परवेज मुशर्रफ, उसके पड़े थे जी 3 प्लाट DHA कराची में। उन प्लाट की बाबत इश्तिहार छपता है ये अखबार में जी, कि प्लाट नंबर 301/1, 301/2 और 172 ये हैं जी परवेज मुशर्रफ के नाम। और हम ये जो प्लाट्स हैं ट्रांसफर करने लगे हैं सबा परवेज के नाम, आयला रजा के नाम और बिलाल मुशर्रफ के नाम। है किसी बंदे को कोई इतराज? ये जब हमने इश्तिहार देखा अखबार में तो यकीन मानिए पता नहीं हम कहां चले गए, कि कहां वो इस मुल्क का इतना ताकतवर फौजी डिक्टेटर कि उसने बगैर किसी से पूछे लाल मस्जिद में फास्फोरस बम चला दिए थे। जी हां, महज वकला की तहरीक को काउंटर करने के लिए कि डाइवर्ट हो जाए जो उसके खिलाफ कैंपेन चल रही है, जस्ट बिकॉज दैट रीजन। और वो जब चाहता था, अब कर गुजरता था, वो उसने अपनी एक रात की खुशी के लिए
ایک رات کی خوشی کے لیے انڈیا سے اپنے لیے اس نے ہیروئنیں منگائیں اور وہاں پہ میوزک کا سامان مہیا کیا گیا۔ یہ آدمی موت اور زندگی پاکستان میں بانٹتا تھا اور یہ مکہ لہرا کے کہتا تھا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج 3 پلاٹ محض، کتنے 1 2 3 ہے کوئی پاکستان کے ہے کوئی جو پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کو یہاں سے پکڑ کر بتائے کہ یہ اشتہار پڑھ لو؟ یہ کل اوقات ہے کہ 3 پلاٹ اس کے گھر ٹرانسفر ہونے والے ہیں اور عوام کو کہا جا رہا ہے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو جب آپ قبر میں جائیں گے، ادھر جب لوگ کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمیں اعتراض ہے تو پھر کیا کہو گے؟ اس مشرف کا آخری ٹائم پتہ ہے، اس کو ایسی ہولناک قسم کی بیماری لگی کہ موت اس کے لیے آسان نہ رہی۔ اللہ، اس کی جو ہڈیاں ہیں سامعین، آج تک دنیا میں یہ جو مرض ہے کسی کو نہیں لگی جو پرویز مشرف کو لگی تھی۔ اس کی جو ہڈیاں ہیں پورے جسم کی، چہرے سمیت، وہ بھرنا شروع ہو گئے۔ جیسے ریت نہیں ہوتی، آپ ریت کو اٹھائیں نا ایسے تو وہ نیچے گرتی ہے، بھرتی ہے، سریکی میں کہتے ہیں۔ تو یہ اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنا جو وجود ہے وہ کھونے لگی تھی۔ اور آپ خود سوچئے اس آدمی کی زندگی کیسی ہوگی جب اس کے جسم کی تمام ہڈیاں وہ بھر جائیں، اپنا جو اصل شکل ہے وہ کھو جائیں، تو پھر کیا بچتا ہے؟ پھر چہرہ کیسے بچا ہوگا؟ ہاتھ کیسے بچے ہوں گے؟ پاؤں کیسے بچے ہوں گے؟ پھر اللہ ہی ہے نا، اللہ ہے وہ بہت بڑا ہے سامعین، اتنا بڑا ہے۔ اس پرویز مشرف کی وجہ سے پاکستان میں خودکش دھماکے ہوئے، 80,000 کے قریب پاکستانیوں نے، کتنا 80,000 پاکستانی قبروں میں چلے گئے اس ایک آدمی کے غلط ڈیسیجن کی وجہ سے، اور پاکستان پیاسا رہ گیا۔ اس 1999 میں جب اس نے سنبھالا اور 2007-8 تک تو انڈیا جو ہے ڈیم بنا چکا تھا، اور پھر جب یہ جاتا ہے تو ان کرپٹ ترین لوگوں کو حکومت دے کے جاتا ہے۔ جیسے ایوب خان نے یحییٰ خان کو دیا تھا تو ملک برباد ہوا، پرویز مشرف نے زرداری اور نون لیگ کو ملک دے کر پاکستان کے ساتھ ظلم کیا۔ نہ کوئی ادارہ بنا سکا، نہ کوئی مدرسہ کھڑا کر سکا۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں۔ تو آخر میں آپ دیکھیے فیصل آباد میں جی 150 ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی، اور ایک یونٹ کھڑا کرنے کے لیے آج ہماری بات ہو رہی تھی ٹیکسٹائل کے ایک اونر سے لاہور میں۔ اس نے کہا میرے دادا نے جب یہ یونٹ کھڑا کیا تھا تو وہ ساری زندگی لگاتا رہا، پھر میرے باپ نے عمر دی، 25 سال کے بعد ہم نے فیصل آباد میں ایک ٹیکسٹائل ملز کھڑی کی تھی جو امپورٹ کرتی تھی، وہ پاکستان کو ریونیو جنریٹ کرتی تھی، اور 1400 کے قریب ہمارے ملازمین تھے اس میں۔ کتنے؟ 1400، 150 ٹیکسٹائل ملیں صرف فیصل آباد میں اس منحوس ترین حکومت اور ان حکمرانوں کی وجہ سے بند ہو گئی، لاک۔ اب ایک فیکٹری میں 1500 بندے ہوں اور 150 ہوں تو کتنے خاندان ہم نے بھیکاری بنا دیے۔ ہے کوئی اس پاکستان کو سوچنے والا؟ تو یہ ہے اس ملک کا مستقبل، کوئی مستقبل نہیں ہے، ایبسلوٹلی۔ عمران خان کہتا تھا نا ایبسلوٹلی ناٹ، ایبسلوٹلی صفر۔ اب بھی اگر ہم اس پہ بھی خاموش بیٹھیں تو کیسے چلے گا؟ دبئی میں کتنی سازش کے تحت اہل تشیعوں کو وہ ڈیپورٹ کریں، کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے پیچھے سازش کیا ہے۔ لیکن 30 کمپنیاں انٹرنیشنل، جس میں یونی لیور جیسی بھی کمپنی تھی، جو پاکستان کے جو سٹورز ہیں اس پر اس کی 50% جو پروڈکٹ ہے یہ یونی لیور کی ہوتی تھی، اور کمال کی پاکستان کی بہت بڑی انٹرنیشنل کمپنیاں تھیں جو باہر سے آئے، ہمارے مہمان تھے۔ وہ کیوں چلے گئے؟ اس لیے چلے گئے کہ اب آپ خود سوچئے، میں نے اس ملک میں آ کر انویسٹمنٹ کی، میرا پھڈا پڑ جائے پاکستان کے کسی فوجی کے ساتھ یا نون لیگ کے ساتھ، میرا مقدمہ چلا جاتا ہے سرفراز ڈوگر کی عدالت میں،
आप अक्लमंद हैं ना, अब आप खुद सोचिए, मैं हक पे भी हूं, मैं तो पाकिस्तानी हूं ना, वो कंपनियां तो बहर की हैं। सरफराज डोगर किसके हक में फैसला करेगा? इंसाफ करेगा? इंसाफ की कोई उम्मीद होगी? जब मुझे उम्मीद नहीं है, तो जो दूसरी कंपनी हैं जिन्होंने अरबों रुपए इस मुल्क में इन्वेस्ट किए हैं, तो उनके पैसों की सिक्योरिटी क्या है? ये नुक्ता अगर आपने समझ लिया, जिस मुल्क के जज बैठ जाए ना, जिस मुल्क के जज पे करप्शन के इल्ज़ाम लगे हैं, और कल हामिद खान ने कहा है कि फिर नए जजों को बनाया जा रहा है। मैंने कहा जो पुरानों को बनाया था उस वक्त आपने क्या किया था? जिस मुल्क के जजों की अपॉइंटमेंट का कोई क्राइटेरिया ही ना हो। हाय पाकिस्तानियों, पता नहीं आप लोग क्यों सोचते नहीं हो। जब सोचोगे तो आपकी ये नसें जो हैं ये फट जाएंगी, फिर आपको पता चले जाए कि इस मुल्क पर कैसे इन लोगों ने राज किया। ये राज नहीं किया, आप लोगों को गुलाम बना के रखा है। तो ये इस मुल्क के हालात वाक़यात हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। आखिर में हम हर रोज़ परवरदिगार से दुआ करते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस है, रब को दुआ करना बड़ा पसंद है। तो ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मुल्क ही है जो सारी दुनिया के मुसलमानों और पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है। परवरदिगार, जिस तरह ये चल रहा है ये नहीं बचने वाला, तो कुछ तू ही हमारी मदद फरमा, हमें ऐसे हुक्मरान अता फरमा जो कम अज़ कम खुलफाए राशिदीन जैसे हों, जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसे हों। मौला, ऐसे ना हों जो अपने और अपने बच्चों का सोचें और हमारे लिए ना सोचें। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों को इन जालिमों के हवाले न कर, इन जालिमों के हवाले न कर। ना हम इनका मुकाबला कर सकें, तो वो तो अभी छोटे हैं, उन्होंने क्या मुकाबला करना है। ऐ अल्लाह, हमने ज़िंदगी इनके ग़ुलामी में गुजार दी, हमारी आने वाली नस्ल को इनका ग़ुलाम न बना। तुझे वास्ता है पाइतन पाक, तुझे वास्ता है अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान बदर की उस दुआ का जिसको तूने कबूल फरमाया, उसको फतह नसीब फरमाए। रहम फरमा, हमारे कमज़ोर बच्चों को इन जालिमों के हवाले न कर। आने वाला दौर बहुत ही कठिन है। अपनी दुआओं में याद रखिए। आप हमें कमेंट्स भेजते हैं, हम ज़रूर पढ़ते हैं। पूरी कोशिश होती है कि हम अपने हर कमेंट्स का आपको जवाब दें, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है, माज़रत कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।